जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है कविता की रूह का, जो देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। कहते हैं शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी कलम ने रूह की आवाज को शब्दों में ढाला है। संवेदनशील पित्री, समर्पित गृहिणी, स्नेही मां और बेहद प्रेरक लेखिका रिया मनोज। रिया की पहली कविता संग्रह रूह की आवाज को मिला एमिली डिकिंसन अवार्ड। साथ ही उन्हें मिले हैं सत्य स्त्री सम्मान 2025, टीजीटी हिंदी सम्मान और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी सम्मान, जो उन्हें हाल ही में मिला है। कवित्री नहीं, वे कंपाइलर भी हैं, जिन्होंने ज्योतिर्मय उजाले की ओर जैसे प्रेरणादायक संकलन में 40 कवियों को एक साथ जोड़ा है। वहीं उन्होंने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट रिया रिकमेंड्स में लगभग 40 मशहूर राइटर्स से गहन संवाद किए हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कैसे रिया मनोज अपनी कविताओं, पॉडकास्ट और लेखन के जरिए संवेदनाओं की उस दुनिया को हमारे सामने रखती हैं जहां हर शब्द दिल से निकला एक एहसास होता है। तो आइए स्वागत करें रिया मनोज का। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके साथ संवाद करने का ये अवसर मेरे लिए बहुत खास है। तो चलिए रिया जी, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आपका ये सफर शुरू हुआ। कविताएं लिखने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? कविताएं लिखने की प्रेरणा जीवन से बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है कोई नहीं होता। और मेरी कविताएं मेरे मन के आईने की तरह है, जहाँ हर शब्द एक एहसास की परछाई बनकर उतरता है। और कब कविता मेरे जीवन में उतर गई और इतना अहम हिस्सा बन गई, मुझे भी नहीं पता चला। पर जो पहली कविता मेरी प्रकाशित हुई थी वो 2022 में हुई थी। इसका मतलब है जीवन से आपने बहुत सीखा और उसी से आपकी कविताओं में भावनाएं आई हैं। चलिए, आपकी कविताओं में एक गहरी संवेदना और आत्मचिंतन झलकता है। क्या ये भाव अपने अनुभवों से आते हैं? जी बिल्कुल, मेरे शब्द वही कहते हैं जो जिसे मैं जीवन में जीती हूँ और मेरी रूह से महसूस करती है। और मेरी हर कविता मेरी जिंदगी के किताब का एक पन्ना कह सकती हूँ मैं, जो कभी दर्द से लिखा गया है तो कभी दुआओं से। बहुत सुंदर। रूह की आवाज के लिए आपको एमिली डिकिंसन अवार्ड मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। उस पल को आप कैसे याद करती हैं? क्या महसूस करती हैं, अगर आज भी आपको ख्याल आता है उस पल के बारे में? तो वो मेरे लिए बहुत भावनात्मक पल था, क्योंकि रूह की आवाज मेरी पहली सोलो किताब है और इसमें हर कविता मेरी आत्मा का एक टुकड़े की तरह है। तो जब मुझे एमिली डिकिंसन अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि मेरे रूह को सुना गया है, और वो सम्मान हर उस संवेदनशील आत्मा का था जो अपने एहसासों को शब्दों में डालने की हिम्मत रखती है। और इसमें एक बहुत बड़ा थैंक्स मैं अपने पब्लिशर को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे शब्दों को इतना सराहा। बहुत अच्छी बात है। ये एमिली डिकिंसन अवार्ड आपको कब मिला था? मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। जनवरी 2025 में।
चलिए, बहुत जी। बहुत बधाई एक बार फिर से हमारी तरफ से। क्या कोई विशेष विषय या भावना है जो बार बार आपकी लेखनी में लौट आती है? कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? जी, विशेष भावना तो नहीं, विशेष रिश्ता है। एक मेरा मेरे कृष्ण से और एक मेरा मेरी माँ से। माँ हम सबका सबसे पहला रिश्ता होता है, हमारे जीवन की शुरुआत ही वहीं से होती है। और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो इस बंधन की गहराई और निस्वार्थता को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। और कृष्ण से मेरा एक ऐसा जुड़ाव है जो कभी मेरे गुरु हैं, कभी मेरे सखा हैं, कभी मेरे पूज्य हैं। उनके बिना जीवन का हर पथ मुझे अधूरा लगता है। तो कृष्ण और माँ मेरी हर कविता में लौट के जरूर आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस कृष्ण की बात पे और माँ की बात पे हम एक रिया जी गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं आपकी इन भावनाओं को लेकर। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। अब रिया जी, हम आपकी लेखन प्रक्रिया पर आते हैं। लेखन के लिए आप प्रेरणा का इंतजार करती हैं या आपके पास कोई एक डिसिप्लिन रूटीन सा है? किस तरह से आप का ये प्रोसेस है लिखने का? प्रेरणा अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीवन खुद अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द खुद अपने वक्त पर मुझे दस्तक देते हैं, कभी सुबह की चुप्पी में तो कभी रात की थकान में, और कभी अचानक मन की दीवार पर उतर आते हैं। और जहां तक मैं रूटीन का बात करूं तो मैं रोज कुछ ना कुछ लिखती जरूर हूँ। तो जब मैं लिख रही होती हूँ तो वो कभी कविता बन जाती है, तो कभी कोई अधूरी कहानी, तो कभी किसी किताब से उठी एक नई सोच। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रिव्यूज भी करती हूँ, तो मेरे लिए लिखना एक आदत नहीं, एक एहसास है, मेरे दिल की धड़कन है वो एक तरह से। बहुत सुंदर। आपने हाल ही में ज्योतिर्मय उजाले की ओर एक संकलन प्रकाशित किया है जिसमें 40 कवियों को जोड़ा है। ये अनुभव कैसा रहा? मुझे तो लगता है ये काफी डिफिकल्ट काम है, 40 कवियों को एक साथ जोड़ना। कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा करेंगी? सर, डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, पर अपने आप में ये अनुभव बहुत सुंदर रहा और प्रेरक भी रहा। हर कवि अपने भीतर एक रोशनी लेकर आया। जब उनकी सभी रचनाएं एक जगह आई तो लगा जैसे शब्दों का उजाला फैल गया हो। इसीलिए मैंने इसका नाम भी ज्योतिर्मय रखा। और ये पुस्तक अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है। तो जब इतने अलग अलग स्वरों को एक साथ लाना होता है तो कंपाइलर के तौर पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? उनकी रचनाओं का चुनाव करना या वो खुद अपनी रचनाओं का चुनाव करते थे? किस तरह से करते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। रचनाओं का चुनाव उन्होंने ही किया था। मैं चाहती थी कि मोटिवेशनल रहे, कि हम सबको एक प्रेरणा मिले। शब्द अपने आप में बहुत गहराई लिए होते हैं और बहुत ताकत रखते हैं, पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए वो था विविधता में एकता को बनाए रखना, क्योंकि हर कवि का स्वर अलग होता है और मुझे उन सबको जोड़ना था एक साझा संवेदना के तौर पर। हर आवाज को उसकी जगह देते हुए एक सामूहिक सामंजस्य जो बनाना था वो बहुत मुश्किल था, पर बहुत मेहनत की मैंने और ये बहुत खूबसूरत
किताब पब्लिश हुई है मेरी। वैसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके पब्लिशर कौन है, इसके आपके ज्योतिर्मय उजाले की ओर के? जी, ये सोच पब्लिकेशन हाउस है मुंबई से, और जी। ये इनकी जो हेड है वो भी एक फीमेल ही है। तो नारी शक्ति जब जुड़ जाती है किसी चीज से तो वो बहुत मेहनत करती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आपने जी। कई संकलनों में सह लेखक के रूप में भी योगदान दिया है, जैसे चयनिका, सृष्टिमन, स्वाभिमानी नारी आदि। कौन सा संकलन आपके दिल के सबसे करीब है? सर, हर संकलन एक नई सीख थी, एक नई यात्रा रहा मेरे लिए। पर मैंने जो अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी गृहिणी। मैं खुद एक गृहिणी हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि गृहिणी का जीवन कैसा होता है। और वो मेरी पहली कविता चयनिका में पब्लिश हुई थी। तो चयनिका मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि शायद वहीं से मेरी लेखक के तौर पे जर्नी शुरू हुई थी, उस किताब से। आपकी एक नई रचना है समन्वय, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए। समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संतुलन और सामंजस्य। और बिल्कुल। इस संग्रह को हम लिख रहे हैं 4 जने। हम चारों जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के राही हैं। किसी ने शब्दों में जीवन खोजा है, किसी ने अनुभवों में। पर हमारे रास्ते भले ही जुदा रहे हों, पर इस नए सफर में हम सब हमराह बने हैं। और शायद इन्हीं भिन्नताओं का एक सुंदर मेल है समन्वय, एहसासों का एक सफर। ओके ओके। मतलब आप 4 लेखक 4 विभिन्न विषयों पर या 4 विभिन्न भावनाओं पर अपनी अपनी बात लिख रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी, बहुत सुंदर है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि जी। मैंने कुछ फिल्में तो देखी है ऐसी कि कई डायरेक्टर्स अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं। रिया जी, आपका पॉडकास्ट रिया रिकमेंड्स काफी पॉपुलर है। ये आइडिया कैसे आया कि किताबों पर बातचीत को एक ऑडियो फॉर्म पे लाया जाए? मैं चाहती थी कि लेखक अपनी कहानियां खुद पाठकों तक पहुंचाए। और दूसरी वजह ये रही कि मैं हमेशा से बहुत रीडिंग राइटिंग भी करती रही हूँ और बहुत सारे लिटरेरी क्लब से जुड़ी हुई थी। तो जब मैं वहां जाती थी मैं देखती थी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत उम्दा लिखते हैं, पर वो ना उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। ऐसा मुझे कहा गया कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। तो मैंने इसीलिए रिया रिकमेंड शुरू किया, ताकि उन लेखकों की लेखनी हम सब तक पहुंचे और सुनी जाए। और ये अपने आप में बहुत सुकून देता है मुझे, जब मेरे पास सबकी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि उनका शब्दों को दुनिया सुन रही है। बहुत सुंदर। आपने करीब 40 जाने माने लेखकों से बातचीत की है। कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। मेरे लिए हर संवाद अपने आप में बहुत खास रहा है। हर लेखक अपने अनुभव और दृष्टिकोण के साथ जैसे एक नई दुनिया ही खोल देता है मेरे लिए। और पर मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, मसलन तस्नीम खान जी की ए मेरे रहनुमा का लेखिका है। उनकी बेबाकी और निर्भीकता उन्हें एक सच्ची साहित्यकार बनाती है। और जैसे सत्यार्थ नायक जी हैं जिन्होंने श्रीदेवी जी की बायोग्राफी लिखी है, द इटर्नल गॉडेस। वहीं उन्होंने महागाथा जैसी बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने 100 स्टोरीज लिए पुराना में से। तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि एक जो बॉलीवुड की लेजेंड पे एक स्टोरी लिख रहा है, फिर वो पुरानास पे लिख रहा है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहीं अगर मैं बात करूं कि सबसे खास, तो उसमें मैं राजेश शर्मा जी की बातचीत को बड़ा खास मानना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, डीन भी हैं और उद्यमी भी हैं। उनके साथ उनका एक प्रोजेक्ट है गुंजिश्ता बरेली। आप ये सोचिए कि उन्होंने एक फेसबुक पे ब्लॉग स्टार्ट किया था
जिसमें बरेली जैसे शहर में से उन्होंने 100 ऐसे व्यक्तित्व ढूंढे जिनकी वजह से बरेली आज जाना माना है। और आज उस पे 3 बुक्स पब्लिश हुई है सीरीज में। और उनके उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट रहा, वो बहुत फेमस हुआ था। और दूसरा पॉडकास्ट हमने उनके साथ किया था, एक बुक है गली कासिम जान, अगर आपने उनका जिक्र सुना हो। तो गली कासिम जान किताब पर जो विनोद भारद्वाज जी ने लिखी है, हम दोनों के गालिब फेवरेट हैं, हम दोनों की फेवरेट बुक थी। तो उस पे जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, जो हमने गालिब पे और उस गली, उस दौर को जिया था हमने उस बातचीत में एक बार दोबारा, वो शायद मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग मानूंगी, जो मेरे लिए भी था और शायद मेरे ऑडियंस के लिए भी। गालिब पे आप लोगों ने लिखा है, ये तो भाई मेरा भी पसंदीदा विषय है। खैर, इस पे हम बात कभी फुर्सत में करेंगे दोबारा, या फिर आपको कभी पॉडकास्ट में फिर बुलाएंगे तो फिर बात करेंगे। आज जब पॉडकास्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है ये साहित्य को नए श्रोताओं तक पहुंचा रहा है? क्योंकि ये काफी साहित्य से भी बाहर आ रहा है। पहले तो किताबों में ही था जो कुछ था, लेकिन अब ये एक आम पहुंच तक है, एक तरह से कहा जा सकता सर, अगर साहित्य को इस नजर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक पॉडकास्ट मदद कर रहा है। और आज की पीढ़ी सुनना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि शायद हमारे समय से वो ज्यादा बिजी हैं। अगर मैं आज के स्टूडेंट्स की बात करूं, हमारे टाइम पे शायद हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे, एग्जाम्स दे रहे होते, आज उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, जिमिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है। तो इस केस में वो हेडफोन्स पे पॉडकास्ट सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर शब्द दिल से बोले जाएं तो वे असर जरूर छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट साहित्य और श्रोताओं के बीच एक नया पुल बनने का काम कर रहे हैं। ये बात बहुत थोड़ी विचारणीय है जो आपने कही है, कि साहित्य एक तरह से सुलभ हो रहा है एक दूसरे फॉर्म में, एक तरह जी से। बिल्कुल। अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा सा हर पॉडकास्टर के लिए एक ट्रिकी सा है। पॉडकास्ट बनाते समय आपका मकसद क्या रहता है? लेखक की सोच को सामने लाना या पाठक को प्रेरित करना? सर, पॉडकास्ट बनाते समय मेरा मकसद होता है कि मैं लेखकों की सोच को सामने लाना चाहती हूँ और पाठकों को प्रेरित भी करना चाहती हूँ कि सुनने वाला सिर्फ किताब नहीं, बल्कि उस सोच को भी समझे जो किताब के पीछे है। अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, और अगर उस मकसद को जान लिया जाए तो शायद किताब को पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही है। और साहित्य और संगीत का भी हमेशा से बहुत अच्छा एक जुड़ाव रहा है। तो आपकी साहित्य की बात पे हम यहाँ एक अच्छा कोई गाना सुनते हैं जिसमें कुछ साहित्यिक शब्द आए। सुनो सजना पपीहने, सुनो सजना पपीहने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। रिया जी, आप अपने इंस्टा पेज बिटवीन द पेजेस पर बहुत गहराई से किताबों की समीक्षा करती हैं। रिव्यू लिखना आपने कब और कैसे शुरू किया? सर, मैं हमेशा से एविड रीडर रही हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जिंदगी में कई चीजों से डर लगता था, क्योंकि डरते हम उस चीज से जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, और किताबें मुझे निडर बनाती हैं। बुक्स मेक्स मी ब्रेव।
सो मैंने ये हमेशा से पकड़ा था और मैं हमेशा से पढ़ती रही। और मैं जो भी किताब पढ़ती थी मैं उसको समराइज जरूर करती थी और उसके कुछ कोट्स लिख दिया करती थी। और ऐसे ही ये जो समरीज और नोट्स की थी, जब इंस्टाग्राम का दौर आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूज हर बुक पे शेयर करने चाहिए। तो उन अनुभवों को मैंने betweenthepages.in पे शेयर करना शुरू कर दिया। और वहां मेरी कोशिश यही रहती है कि किताबों के पन्नों के बीच छिपी आत्मा तक पहुंचा जा सके। उसे जिस नजर से मैं देखती हूँ मैं उसे शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छा। तो एक अच्छे रिव्यू में आपके हिसाब से क्या ज्यादा मायने रखता है, ईमानदारी या एनालिसिस या विश्लेषण? सब मेरे लिए ना किताब एक एहसास की तरह है और मुझे लगता है उसे परखना नहीं समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने रिव्यू में आलोचना नहीं संवाद खोजती हूँ, जहाँ लेखक की रूह और पाठकों का मन दोनों का मेल किया जा सके, क्योंकि मैं पाठक भी हूँ और मैं उस नजर से ही उसको शेयर करती हूँ। ये बात बहुत सुंदर कह दी आपने। आप बहुत ज्यादा उसमें आलोचना समालोचना या क्रिटिकल एनालिसिस करने के बजाय वो क्या कन्वे करना चाह रहा है इस बात पे ज्यादा जोर देती है, अगर मैं सही समझाऊं आपकी बात। जी सर, बिल्कुल। रिया जी, आप नए लेखकों को भी लगातार प्रमोट कर रही हैं। इस पहल के पीछे आपकी सोच क्या है? जी, मुझे हमेशा लगता है कि हर कलम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि बुक पब्लिश हो गई तो उसके पीछे पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है, फिर उसको कंपाइल करना, फिर पब्लिशर्स ढूंढना, बहुत मेहनत लगती है किताब को बनने में। एक तपस्या की तरह होती है हर किताब। तो मुझे इसीलिए लगता है कि सबको बहुत मौका मिलना चाहिए। और जब मैंने शुरुआत की तब मुझे भी इसी तरह से किसी ने मोटिवेट किया था, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आई कंप्लीटली एग्री। आजकल का जो लैंडस्केप है वो बहुत बदल गया है। पब्लिशिंग बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन होने से पब्लिशिंग कुछ तरह से आसान भी हो गई। पहले तो पब्लिशर को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम होता था। जी, पब्लिशर्स को ढूंढना भी आसान हो गया है, बट उसके बाद भी बहुत कुछ होता है कि वो पब्लिशर उस आपकी किताब की रूह को समझे, आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं उसे उसी नजर से देखे और पब्लिश कराए। बहुत मुश्किल काम है ये भी। बिल्कुल सही बात। और चलिए, इस मुश्किल की पहल पर या मुश्किल के काम पर हम लोग एक गाने के लिए रुक जाते हैं। गाना सुनते हैं। जी सर। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। रिया जी, आजकल कहा जी। जाता है यंग जनरेशन में पढ़ने की आदत कम हो रही है। ये क्या, ये भी हालांकि बहुत ज्यादा एक डिबेटेबल सा सब्जेक्ट है। आप क्या सहमत हैं इस बात से? सर, मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ। पढ़ने की आदत कम हो गई है क्योंकि किताबों से इश्क नहीं रहा, पर उनमें क्यूरोसिटी कम नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। तो आई थिंक वो ऑडियो बुक या किंडल के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, पर उसे वो पेपर बैग या उस फॉर्मेट में नहीं भर रहे। तो जो जैसे हमें होता था कि कलेक्शन ऑफ बुक्स होती थी या कुछ और होता था, वो नहीं रहा है। वो चलते फिरते समरी सुनना या ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुनना वो जरूर कर रहे हैं। तो लिटरेचर की तरफ प्यार कम हुआ है या वो नहीं कह सकते हम, पर उसका एक फॉर्मेट चेंज हो गया है कि वो स्क्रीन टाइम पर चला गया इंस्टेड ऑफ अ पेपर बैक थिंग। हालांकि मेरे ख्याल में बहुत ही वाजिब बात कह डिबेटेबल रही हैं आप। बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं। नहीं,
अब कुछ साल पहले तक तो वास्तव में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब लास्ट 5-10 ईयर से तो मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ रही है। और इसी जी। कंटेक्स्ट में हम आ जाते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। हाँ जयपुर में हम बैठे हों, जयपुर जेएलएफ की बात नहीं करें तो मजा नहीं आता ना। जी। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये कितने जरूरी हैं आपकी नजर में? सर बेहद जरूरी है उसका। जैसे अभी हमने युवा पीढ़ी की ही बात करी, तो युवा पीढ़ी उसे एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाती जरूर है, और वहां पर जब वो देखती है मंच पे लेखकों को बोलते हुए और अपनी बुक के बारे में बातचीत करते हुए, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वो प्रेरित होते हैं। और हमारे जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए तो वैसे भी उत्सव से कम है भी नहीं। जहाँ शब्द हो, विचार हो, संवाद हो, सब हो, वहां पर हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं, चाहे वो एक बार जाती है चेक इन डालने के लिए कि चलो हम भी जा रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल में, बट दे गेट इंस्पायर्ड। उसके बाद उनको मैंने देखा है कि वो ऑथर से बात करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, बुक्स लेने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये जो वापस पेपर बैग का दौर है, शायद इस वे में ही सही वापस आ सकता है। तो ऐसे फेस्टिवल और बहुत होने चाहिए जहाँ वे रूबरू हो सके ऑथर्स के साथ में। चलिए, हालांकि ये भी मेरा बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, क्योंकि मैं इसको 2008 से अटेंड कर रहा हूँ फेस्टिवल जी। को। अब इसमें मुझे मतलब महसूस होता है कि थोड़ा कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया, बट इन एनी केस बच्चे बहुत आ रहे हैं इसमें, इतनी जी। भीड़ होती है बच्चों की, यंगस्टर्स की रादर, कि बहुत अच्छा लगता है एक बार इतने यंगस्टर्स को किताबों के बारे में बात करते सुनना, किताबों को देखते हैं, वो ब्राउज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी। रिया जी, आजकल एआई लेखन में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग में भी काफी यूज हो रही है, आइडियाज, एडिटिंग, समरीज तक। आपको क्या लगता है, इससे क्रिएटिविटी को मदद मिल रही है या खतरा सा हो रहा है? सर क्रिएटिविटी को तो मदद नहीं मिल रही। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ टाइप कर देती हूँ और वो मुझे लिख के दे देता है, तो मशीन कुछ महसूस नहीं कर सकती। एआई काइंड ऑफ हम उसे गैजेट मान लेते हैं या एक सॉफ्टवेयर जो भी है, तो वो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके। जैसे हम पहले हाथों से अकाउंट्स बनाया करते थे, अब लैपटॉप पे हो जाते हैं और वो सेव रहते हैं बहुत सालों तक, आपको इतने सारे जर्नल्स को संभालने नहीं पड़ते। तो एआई एक टूल है, अगर उसे एक टूल के तौर पर अपना टाइम और एनर्जी सेव करके उस टाइम और एनर्जी को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करने के लिए हम कर रहे हैं, तब तक वो ठीक है। पर हर गैजेट का कोई ना प्रोज और कॉन्स होती है, तो इसके भी नुकसान है ही। और वो अगर स्टार्ट से उसे एक बैलेंस्ड वे में नहीं यूज किया गया, तो शायद वो एक खतरा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि हम 90s के जो किड्स रहे हैं, उन्होंने जितने ज्यादा चेंजेस देखे हैं। अगर आपको याद हो तो बचपन में एक फोन होता था जिसे हम फर्स्ट नंबर को पूरा राउंड करके घुमाते थे, फिर वो वापस टर्न होता था, फिर दूसरा नंबर घुमाते थे और बहुत देर जी लगती जी थी एक नंबर को डायल करने में। जी तो जी। हमने उधर से लेके अगर मोबाइल के टच स्क्रीन तक सरवाइव किया है, तो हम एआई भी सरवाइव कर ही लेंगे। हम लोग काफी बैलेंस्ड है। हम कर ही लेंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब ये भी बड़ा डिबेटेबल सा है, क्या मशीन कभी इंसान जैसी इमोशनल डेप्थ जितना लिख पाएगी, क्या कर पाएगी? मशीन ऐसा कर पाएंगी क्या कभी? क्या सोचती हैं आप इसके बाद? सब मशीन महसूस नहीं कर सकती ना, उसे दर्द नहीं होता, उसे खुशी नहीं होती, तो वो नहीं कर सकते। वो एनी डे ह्यूमन बीइंग और रोबोट्स में फर्क तो रहेगा ही ना, दे कांट क्रिएट द इमोशंस। बिल्कुल सही बात है। रिया जी, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं। जी। हमने बहुत सारी आपकी लेखन के बारे में बात कर ली। आप एक जी। कवित्री हैं, माँ हैं, गृहिणी हैं, कंपाइलर हैं, रिव्यूअर हैं, सब कुछ है। इतनी भूमिकाएं निभाते हुए आप अपना मी टाइम कैसे निकालती हैं? सर राइटिंग इज माई मी टाइम एक्चुअली। मेरा मेन प्रोफेशन अगर मैं बोलूंगी तो मैं गृहिणी ही हूँ, और उसमें अगर मी टाइम की बात करूँ तो राइटिंग इज माई मी टाइम, जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है और पेशेंस भी आते हैं, सुकून भी मिलता है। तो दिस इज माई मी टाइम। मेरा मेन प्रोफेशन आप गृहिणी ही मानिए कि वो मेरा
राइटिंग इज माय मी टाइम। जैसे लोगों का टीवी देखना होता है या म्यूजिक सुनना होता है, मेरे लिए लिखना पढ़ना मेरा मी टाइम होता है, मुझे उसमें सुकून मिलता है। वंडरफुल। मतलब आप जब लिखती हैं तो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है। एक रिफ्रेश जी बटन है आपके सर। लिए रिफ्रेश जी बटन है सर। आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। सही बात। कई लोगों का म्यूजिक होता है, म्यूजिक सुनते हैं तो हम्म। बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह जी। लिखना आपका है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। तो लिखने के अलावा रिया को और किन चीजों में आनंद मिलता है? कोई और शौक, कोई और हॉबीज क्या है आप? सर आई लव गार्डनिंग। मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है। जी। एक बीज को पौधा बनते हुए देखना, फिर उसको पेड़ का स्वरूप लेते हुए देखना, और जो वो पतझड़ का मौसम होता है कि सब खत्म, और फिर अचानक उसमें जो हरी हरी पत्तियां आती है, वो बड़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे। तो एक अजीब सा सुकून है, और ये जो सफर है इतना बड़ा, उसमें एक पेशेंस भी है, सब्र भी है, और एक उम्मीद भी है, जो जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया देती है कि एक बार सब खत्म भी हो जाए पर सब सही भी हो जाए। तो मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है। बहुत खूबसूरत। आपका तो ये जो क्लिप है गार्डनिंग के बारे में आपने बोला है, हमें इसको रिकॉर्ड करके अलग से दिखा रहे। ये एक आपने शब्द चित्र जिसको कहते हैं वो खींच दिया गार्डनिंग का। बहुत जी। बढ़िया। अ, तो रिया जी, क्या मदरहुड ने आपकी कविताओं को किसी तरह से प्रभावित किया है? कुछ इन्फ्लुएंस आया है? सर बहुत बहुत गहराई आई है मेरी मदरहुड की वजह से। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माँ हमारा पहला रिश्ता होता है, और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो एक माँ होने और एक माँ के होने का फर्क बहुत गहराई से समझती हूँ। कि तो मैं कह सकती हूँ कि माँ बनने के बाद मेरी कविताएं और मेरा जीवन दोनों अपने आप में एक संपूर्णता में पहुंचा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर अगर रिया राइटर, पॉडकास्टर नहीं होती तो क्या बनना पसंद करती? हम्म, आ, सर शब्दों के बिना भी मैं शायद जीवन का अर्थ ही खोजती, क्योंकि रचना तो सिर्फ कलम से नहीं है ना, दिल से होती है। तो लेखक ना सही, शायद एक बेहतर इंसान बनना ही मेरी सबसे बड़ी रचना होती। नहीं, अगर मैं पूछूं प्रोफेशन वाइज, साइंटिस्ट बनना चाहती, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती, ऐसा क्या मन होता अगर इस जो आप करेंटली कर रही हैं ये नहीं कर रही? तो आपको लगता होगा ना भाई, ये पायलट है लेडी, ये हवाई जहाज चला रही है, ये ट्रेन चला रही है, मैं भी ऐसा कुछ करती। आजकल क्रिकेटर भी बन रही है लड़कियां। सर यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट हियर? हाँ मैं बिल्कुल, क्यों नहीं। सर मैं शू डिजाइनर बनना चाहती हूँ। वंडरफुल 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 वंडरफुल। शू डिजाइनर बनना चाहते हैं? लेट अस कम आउट समथिंग वेरी गुड। मुझे Yes. याद है एक एड आता था शू डिजाइनर का बहुत पहले टीवी में। मुझे याद है, बड़ा एक जेंटलमैन सा आदमी वो शू डिजाइन करता था। उसकी याद आ गई मुझे आपकी बात सुन के। तो मैंने भी वंडरफुल। बचपन में, हम सब ने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक कॉबलर था जो हर रात एक जोड़ी जूती बनाता था, पर उसकी सेल नहीं हो पाती थी। फिर कुछ छोटी परियां आई थी जिन्होंने जूतियां बनाई, तो बड़े महंगे दामों में बिकी थी और उसकी लाइफ चेंज हुई थी। तो जब मैं ओके। बहुत छोटी थी और मैंने एक कहानी सुनी थी, तब मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगी जिससे जिंदगी, किसी की जिंदगी बदल जाए जिसको चलने से। तो मैं कॉबलर होती शायद, शू वाह। डिजाइनर। तो आपकी कल्पना की इस उड़ान के लिए हम एक बढ़िया से गाने के लिए रुक जाते हैं जी और सर। सुनते हैं एक गाना। मेरा
मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। रिया जी, अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पे आ गए हैं। कुछ बताइए, कौन से कवि या लेखक आपके लिए प्रेरणा रहे हैं? कोई खास? सर, किसी एक कवि का आप इधर नाम कैसे ले सकते हैं? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर हो, गुलजार हो, एमिली डिकिंसन, शेक्सपियर, शिवानी जी, अमृता प्रीतम जी, सबकी लेखनी में वो आत्मा बसती है जो पाठकों को भीतर तक छू लेती है। और इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर अगर मैं कहूँ तो मैं किसी दिन उस गहराई और बेबाकी से लिखना चाहूंगी जिस तरह अमृता प्रीतम जी ने लिखा था, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, बस दिल की सच्चाई के साथ। तो मैं शायद उनके जैसा किसी दिन लिखना चाहूंगी। बहुत सुंदर। ये तो आपने मेरी फेवरेट राइटर उनका नाम ले दिया जी, क्योंकि बहुत खूबसूरत। इनकी वो जो है ना रसीदी टिकट, वो भी मैंने पढ़ी हुई है और हम लोग किसी जमाने में उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे। सर, मैंने रसीदी टिकट हो, दस्तावेज हो, खतों का सफरनामा हो, मैंने पिंजर हो, मैंने इनका बहुत सराहती हूँ मैं इनके काम को। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलिए रिया जी, अब मैं आखिरी सवाल तो नहीं कह सकता, लेकिन आखिरी पायदान पे हम आ गए। आपको अपनी क्रिएटिव फिलॉसफी अगर एक लाइन में बतानी हो तो वो क्या होगी? क्रिएटिव फिलॉसफी सर, अगर जिंदगी एक कहानी है, अगर जिंदगी एक कहानी है और कहानी तुम्हारी है, तो कलम भी तुम्हारे ही हाथ में होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत। अगर जिंदगी एक कहानी है तो उस कहानी को लिख के नहीं, कलम भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत रिया मनोज के शब्दों की तरह ही गहराई और सादगी से भरी रही। उनकी कविताएं हमें एहसास कराती हैं कि भावनाएं आज भी सबसे बड़ी प्रेरणा है और सृजन की दुनिया में सच्चाई और संवेदना की जगह कम नहीं हुई है। एक कवयित्री, लेखिका, रिव्यूअर और पॉडकास्टर के रूप में रिया न सिर्फ खुद लिखती हैं, बल्कि दूसरों को भी लिखने, सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती हैं। रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपने अनुभव और संवेदनाओं को हमारे श्रोताओं के साथ बांटा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने का और मेरे को इतनी पेशेंस के साथ सुनने का, इस खूबसूरत बातचीत के लिए और इस शब्दों के सफर में साथ देने के लिए सच में बेहद आभार। रिया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये रचनात्मक यात्रा यूं ही उजालों से भरी रहे। शुक्रिया सर आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत गुड विशेस। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत, नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शब्दों से जुड़े रहिए और महसूस करते रहिए जिंदगी को। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।